ये बायोलॉजी में हम लोग कल देखे थे, जीव विज्ञान शब्द किसने दिया था? लेमार्क और ट्राइविरेनस ने। कब? 1801 में। हम लोग पढ़े थे कि व्हिटकर जो है क्या करता है, 5 भागों में जंतु जगत को बांट देता है। कौन कौन से हो जाएगा बताओ, ट्रिक कौन कौन सा हो जाएगा? व्हिटकर 5 जगत में बांटता है। कौन कौन से? मुनेरा हो जाएगा, मुनि नाम की जंतु चराने गई थी, जंतु हो जाएगा। कहाँ पर ठहरी थी? तो पादप हो जाएगा। और वहाँ से क्या मिलता है इसको? कवक, और इसको ले जाके खा लेती है, जिससे बोल रहे थे इसको प्रोटीन के प्रतिष्ठा। तो कवक, कवक और क्या हो जाएगा? कवक, पहले आराम से सुनो। मोनी, तो मुनेरा, जंतु, ठीक है, जंतु चराने। प्लांट, पादप हो जाएगा। फिर कवक दिखाई देता है, और प्रोटिस्टा, प्रोटीन प्राप्त होता है। याद रखिएगा। हाँ, मुनेरा, जंतु, पादप, कवक, प्रोटिस्टा। यहाँ पर पपिस्ता ना, प्रोटिस्टा। यहाँ पर 5 वर्गों में बांटते हैं। ये 1969 में आया, गांधी जी के जन्म के 100 साल बाद बताया गया था। सब साइंटिफिक नेम याद कराओ ले बिलवा। जीव द्रव के बारे में कल हमने पढ़ रही है। तो जीव द्रव क्या होता है? जीव द्रव जो कोशिका द्रव और जो न्यूक्लियस के अंदर द्रव होता है, इन दोनों को अगर मिला दिया जाए, कोशिका द्रव और न्यूक्लियस के अंदर जो द्रव होता है, इन दोनों को मिला दिया जाए, तब हमारा प्राप्त होता है जीव द्रव। जीव द्रव में बात की जाए कौन कौन से तत्व होते हैं, तो बताया जाता है कि ऑक्सीजन जो होता है 76%, 76% ऑक्सीजन। हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है? 10%। नाइट्रोजन 10%। बताओ क्या है? तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन जो है 10-10%। नहीं, नाइट्रोजन 2.5%, 2.5। कार्बन 10%, हाइड्रोजन 10%। कार्बन थोड़ा ज़्यादा कर लीजिएगा, 10.5%। ये तत्व होते हैं, ठीक है। जीव द्रव में कार्बनिक अकार्बनिक यौगिकों का अनुपात बताया गया था, ये एग्जाम में आया था एक बार। तो कार्बनिक और अकार्बनिक का क्या होता है? 81:19। 81:19। याद रखिएगा, थोड़ा भी इधर उधर कर देगा तो गड़बड़ा जाइएगा आप। अकार्बनिक और एक होता है कार्बनिक। अकार्बनिक याद रखिए, और ये होता है कार्बनिक। और कार्बनिक जो होता है 81, और कार्बनिक जो होता है 19। बताइए 81 से याद रखिए। तो अकार्बनिक और कार्बनिक, इसको उल्टा करके देख लेगा तो दे देगा, तो रेशियो उल्टा करिएगा, बोल देगा कार्बनिक और अकार्बनिक रेशियो कितना है? 19:81। नो ज़्यादा भाव कर रखे, ज़्यादा अकार्बनिक रसायन बनू, अकार्बनिक कार्बनिक कम बता कम, याद रखियो। कार्बनिक में 19, अकार्बनिक में 81। बताया गया कार्बन से ही इस धरती पर लगभग 99% चीज़ें जो है बनी हुई है। फिर बताया गया था जीव द्रव की खोज किसने किया था? तो 1839 में पुरकिंजे ने किया था। किसने बताया था कि हमारी पुरानी सेल से ही नई सेल का निर्माण होता है? तो बतलना नहीं। 1855 में विर्सो ने बताया था। काफ़ी तो गाली करिए किताब। 1855 में विर्सो ने बताया था कि एक पुरानी कोशिका से ही हमारी बॉडी में नए कोशिका का निर्माण होता है। स्लाइडन एवं स्वान ने क्या दिया था? कोशिका सिद्धांत दिया था। स्लाइडन किसके वैज्ञानिक थे? पादप के। स्वान कौन थे? दांत यार तो आगे सुन तो बड़ा खाली। अभी बताओ क्या बता नहीं है? जीव द्रव की खोज किसने किया था? तो ये क्या करे बड़ा? रामायण चलो दे जा के लिए बड़ा पढ़ाई से रिश्ता ना था हला ही नहीं खे। चांद और जितना तारा में फर्क बा, उतने पढ़ाई से तारा में फर्क बा। बताओ मैंगो का स्पेलिंग बताओ तो। जल्दी बताओ।
लात खाए वाला बड़ा, मैंगो खाए वाला नहीं खाओ, लात खाए वाला। MNG। तारा के झूठो के मकान बना दिले मैंने, तारा के मड़ई लगावल जात रहे शिव जी लेखा नहरी पे। कोशिका भित्ति बताया गया था कि कोशिका भित्ति जो होता है किसमें होता है, पादप में होता है, लेकिन बताया गया था जंतु में होता है कि नहीं होता है, जंतु में होता है। वाह, थप्पड़ आता है बर्फ खींच के रूम। जंतु में सिर्फ कोशिका झिल्ली होता है, प्लांट में क्या होता है, कोशिका भित्ति। और यह संरचना प्रदान करने के, एक आकार बनाए रखने को, एक निश्चित आकार बनाए रखने में मदद करता है हमारा कोशिका भित्ति। वही बात की जाए कि कुछ छोटे छोटे जीवाणु होते हैं, उसमें कोशिका भित्ति पाया जाता है। जैसे कवक में काइटिन का बना होता है कोशिका भित्ति, कुछ में सेलुलोज का भी बना होता है। तो कोशिका झिल्ली इंसानों में होता है, हम में क्या होगा, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली क्या होती है, तो कोशिका के बाहर जो एक पतली मेम्ब्रेन होता है उसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली। तब यहाँ पर देखिए कोशिका झिल्ली होता है। कोशिका झिल्ली जो होता है इसको हम बोलते हैं सेमी पेरिमिएबल, बताया गया है। चयनात्मक अर्ध परगम्य झिल्ली बोलते हैं इसको, मतलब कुछ चीज़ों को अंदर जाने देता है और कुछ चीज़ों को बाहर निकालता है। जो उपयोगी चीज़ होता है उसको अंदर जाने देता है और जो खराब चीज़ होती है उसको बाहर निकालने का काम करता है हमारा कोशिका झिल्ली। ठीक है, कोशिका झिल्ली जो होता है हमारा अर्ध परगम्य सेमी पेरिमिएबल होता है, हो गई। इसके बाद बताया जाएगा कि कोशिका के अंदर जो द्रव होगा उसको बोलेंगे कोशिका द्रव। नाभिक के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जो द्रव होगा उसको बोलेंगे न्यूक्लियस द्रव, केंद्रक द्रव। और इन दोनों को मिला दिया जाए तो उसको बोलेंगे जीव द्रव। और इन कोशिकाओं में बताया गया है कि कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक, कब, 1665। फिर इसके बाद एंटोनी वान लीवेनहॉक जीवित कोशिका की खोज किए थे 1674 में। फिर बताया गया है कि कोशिका में बहुत सारा चीज़ होता है, जिसमें हम कुछ बारे में पढ़े थे कल किसके बारे में पढ़े थे हम लोग। बताया गया था कि कोशिका को दो प्रकार में डिवाइड किया गया था, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक मतलब यू मतलब तुम, और तुम क्या हो, इंसान। इंसान में क्या हो जाएगा, यूकैरियोटिक, बड़ा वाला सेल, ठीक ना। प्रोकैरियोटिक छोटे छोटे जीवों में होता है। प्रोकैरियोटिक में कुछ नहीं होता है, बताया गया था क्या क्या नहीं होता है, इससे क्वेश्चन बना सकता है। तो प्रोकैरियोटिक में क्या नहीं होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। अगर बोले माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। हमारी बॉडी में जो पावर बनता है, ऊर्जा बनता है, जिसको बोलते हैं हम लोग ATP, एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। और श्वसन जब प्रक्रिया होता है तो हमारी बॉडी में 38 ATP का निर्माण होता है। कितना ATP, 38 ATP का निर्माण होता है। तो ATP का निर्माण कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। याद रखिएगा, पावर हाउस ऑफ सेल किसको बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक में होगा कि नहीं होगा, थप्पड़बाजी अभी है। यूकैरियोटिक में होगा, प्रोकैरियोटिक में नहीं होगा। अब वही बात की जाए ER, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो होता है प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम आगे पढ़वा तो दो भागों में बांटा गया है, एक SER होता है और एक RER होता है। SER मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, स्मूथ होता है, और एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। यहाँ पर छोटे छोटे दाने होते हैं इस पर, इसको बोलते हैं राइबोसोम। और राइबोसोम से ही हमारा प्रोटीन का संश्लेषण, प्रोटीन का निर्माण होता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। केंद्रक झिल्ली होगा कि नहीं होगा, जिसे कोशिका के ऊपर एक झिल्ली होती है उसको कोशिका झिल्ली बोलते हैं। हमारे कोशिका के अंदर एक न्यूक्लियस होता है जिसको सेल का ब्रेन बोला जाता है, उसके ऊपर भी एक झिल्ली होता है जिसको केंद्रक झिल्ली बोलते हैं। तो केंद्रक झिल्ली भी प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है। लाइसोसोम होता है कि नहीं होता है, लाइसोसोम नहीं होता है, लाइसोसोम भी नहीं होता है। आगे इसमें पढ़िएगा कि लाइसोसोम को ही बोलते हैं आत्महत्या की थैली, सुसाइड बैग ऑफ सेल, ठीक ना। जो काम नहीं करता है उसको खत्म कर देता है, इसमें एंजाइम होता है, या अपने आप को भी खुद क्या करता है, खत्म कर देता है। तो आत्महत्या की थैली किसको बोलते हैं, लाइसोसोम को। डी डुबेनी से खोज किया था। तो ये केंद्रक झिल्ली भी नहीं होता है, लाइसोसोम भी नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम भी नहीं होता है। केंद्रिका, केंद्रक के अंदर भी एक होता है केंद्रिका, वो भी नहीं होता है। सेंट्रियोल नहीं होता है,
लिंग प्रजनन इसमें नहीं पाया जाता है। तो इतना चीज़ें नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, केंद्रक झिल्ली, लाइसोसोम और केंद्रिका, ये सब नहीं पाया जाता है। ठीक है, कोशिका भित्ति हो गया। जीवाणु में कोशिका भित्ति जो होती है याद रखिएगा, पेप्टिडो ग्लाइकेन से बनी होती है, पेप्टिडो ग्लाइकेन से बनी होती है। कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? तो याद रखिएगा लिपिड। कोशिका झिल्ली किससे? लिपिड से बनी होती है। कोशिका झिल्ली में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है। प्रकाय बताया गया था। सेंट्रोसोम क्या होता है, जिसकी खोज बोबेरी ने किया था। सेंट्रोसोम की खोज बोबेरी ने किया था। और सेंट्रोसोम जो होता है हमारा सेल डिवीजन कराने का काम करता है। इंसान जब जन्म लेता है तो कितना बहुत छोटा होता है, लेकिन उसके बॉडी के अंदर क्या होता है? सेल डिवीजन। और वहीं सेल डिवीजन होते होते इंसान क्या हो गया है? बहुत बड़ा हो गया है। लेकिन यही अनकंट्रोल अगर सेल डिवीजन होता है, अनकंट्रोल्ड, जिसको बोलते हैं हमारा कैंसर हो गया है। क्या हो गया है? कैंसर। अनकंट्रोल सेल डिवीजन होगा तो कैंसर हो जाएगा। अंतःप्रदावी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वहीं ईआर। तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका द्रव में चपटे आपस में जुड़े एक थैली युक्त छोटी नालिका जैसी संरचना होती है, यह अंतःप्रदावी जालिका कहलाती है। और बताइए अभी कि दो प्रकार के एसईआर, आरईआर। एसईआर स्मूथ और आर मतलब रफ। रफ वाला ही प्रोटीन का निर्माण करता है। चिकनी अंतःप्रदावी जालिका जो होती है लिपिड यानी फैट का निर्माण करती है। ईआर का मुख्य कार्य होता है उन सभी वसाओं या प्रोटीनों का संचरण करना जो विभिन्न झिल्लियों जैसे कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली आदि का निर्माण करते हैं। तो ईआर का यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का प्रमुख कार्य होता है सभी वसा एवं प्रोटीन का संचरण करना, जो कि कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली आदि का क्या करते हैं? ये निर्माण करते हैं। इसके द्वारा कोशिका द्रव और केंद्र के विभिन्न भागों में पदार्थों का संचलन किया जाता है। फिर राइबोसोम। तो राइबोसोम जो होता है वही आरईआर पर होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर होता है। और आरईआर क्या होता है, राइबोसोम क्या होता है? तो इसकी खोज जो है सर्वप्रथम रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने पादप कोशिका में देखा था। रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने 1953 में पादप कोशिका में देखा था क्या? राइबोसोम। याद रखिएगा कि तथा जीई प्लेड 1953 में जंतु कोशिका में। तो रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने पादप कोशिका में देखा था 1953 में। और 1953 में ही जीई प्लेड, कौन? जीई प्लेड 1953 में जंतु कोशिका में राइबोसोम को देखा था। 1958 में रॉबर्ट ने इसका नामकरण किया राइबोसोम। ठीक है, नामकरण इसका कौन करता है? रॉबर्ट। खोजता है पहले पादप में रॉबिन्सन एवं ब्राउन कि क्या हो? राइबोसोम है। ठीक है, रॉबिन्सन एवं ब्राउन। और पादप में खोजता है जीई प्लेड। और नामकरण कौन करता है? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट। यह आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए होता है डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए का होता है डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो नामक अम्ल या प्रोटीन की बनी होती है। तो राइबोन्यूक्लिक एसिड किससे बनी होती है? अम्ल या प्रोटीन। अम्ल और प्रोटीन। प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करती है, अर्थात प्रोटीन का उत्पादन बनती है। और प्रोटीन की फैक्ट्री किसको बोलते हैं? राइबोसोम को। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम। तो कहते हैं राइबोसोम के कारण ही हमारा प्रोटीन का निर्माण होता है, जो किस पे होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। खुरदरी अंतःप्रदावी जालिका भी मिलते हैं। यूकैरियोटिक राइबोसोम 80S एवं प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70S। यूकैरियोटिक राइबोसोम जो होती है 80S के होते हैं और प्रोकैरियोटिक में 70। बताया गया प्रोकैरियोटिक छोटा होता है तो छोटा इसमें राइबोसोम हो जाएगा 70S के। एस का मतलब होता है स्वेडॉक्स इकाई, स्वेडवॉक्स इकाई। आकार या घनत्व को व्यक्तित्व करता है। तो 70S किस में होगा? प्रोकैरियोटिक में छोटा वाला, बड़ा वाला यूकैरियोटिक में राइबोसोम। स्तनी के लाल रुधिर कण में राइबोसोम एवं अंतःप्रदावी जालिका नहीं पाया जाता है। स्तनी मतलब जो अपने बच्चों को दूध पिलाता है, ठीक ना? वैसे में क्या होता है? रुधिर कण मतलब जो हमारा ब्लड है उसमें राइबोसोम एवं ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होगा।
एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम पर ही होता है राइबोसोम, और जब एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम नहीं होगा तो राइबोसोम कहाँ से आएगा? एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में बताया दो प्रकार के, स्मूथ, रफ। रफ किस लिए हो जाता है? क्योंकि उसमें राइबोसोम पाया जाता है, और जब एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होगा ही नहीं तो उसमें राइबोसोम की मात्रा नहीं होगी। तो स्तनी के लाल रुधिर कण में राइबोसोम की मात्रा नहीं होती है। लाल रुधिर कण द्वारा ही प्रोटीन का संश्लेषण होता है, तो प्रोटीन का संश्लेषण इसमें नहीं होगा। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? अभी बताइए, पावर हाउस ऑफ सेल। इसकी खोज किसने किया था? अल्टमैन, 1886 में। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? अल्टमैन। कब? 1886 में। इसका नामकरण किसने किया था? तो बेंडा। नामकरण किसने किया था? बेंडा। इसका हिंदी में ये देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया किस नाम है? इसका हिंदी नाम होता है सूत्रकणिका। कोशिका में इसकी संख्या निश्चित नहीं होती है। ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों और उसी क्रम माइटोकॉन्ड्रिया, जिससे काफी ऊर्जा प्राप्त होता है। कोशिका का शक्ति ग्रह, पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली में एटीपी, पता नहीं, हाँ अभी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण होता है। इसे कोशिका का इंजन भी कहते हैं। इसे यूकैरियोटिक कोशिका के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिका माना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के आधार में एकल डीएनए अणु में कुछ आरएनए राइबोसोम के पाए जाते हैं। डीएनए केंद्र के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक में पाया जाता है। डीएनए कहाँ कहाँ? तो केंद्र के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में भी और हरित लवक में भी पाया जाता है। नेक्स्ट 7 नंबर हमें गोल्जी बॉडी। गोल्जी का है, तो इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था। इसकी खोज किसने किया था? कैमिलो गोल्जी। कहाँ के थे? इटली के। कहाँ के प्राइम मिनिस्टर है? कहाँ के थे? इटली के। तो इटली के प्राइम मिनिस्टर अभी कौन है? मेलोनी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मेलोडी खिला रहे थे। तो कैमिलो गोल्जी कहाँ के? इटली के। यह सूक्ष्म नालिकाओं का थैलीनुमा संरचना होता है, गोल्जी का है। स्मार्ट बोर्ड रही तो बताई थी गोल्जी का है क्या होता है। बिल्कुल एक नली के जैसे ऐसी संरचना होती है, इससे गोल्जी का है। गोल्जी बॉडी जिसको बोलते हैं। यह जो होता है इसको पुलिसमैन बोलते हैं। हमारी सेल का पुलिसमैन किसको बोलते हैं? गोल्जी का को। ठीक है ना। कोई भी सामान कहाँ पर लेके जाना होता है तो डिलीवरी का काम करती है गोल्जी का है। ठीक है। यदि कोई पदार्थ कोशिका के बाहर स्रावित हो रहा है तो उसे पदार्थ वाली पुटिका उसे कोशिका झिल्ली के बाहर माध्यम से बाहर निकलवा देती है। इस प्रकार गोल्जी काय को हम कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक योग्य होते हैं। यह कोशिका भित्ति एवं लाइसोसोम का भी निर्माण करती है। राइबोसोम में निर्मित प्रोटीन से मिलकर ग्लाइकोप्रोटीन बनाती है। गोल्जी काय ग्लाइकोलिपिड का निर्माण करती है। 8 नंबर लाइसोसोम, तो इसकी खोज डी डुबे ने किया था। यह सूक्ष्म गोल इकहरी झिल्ली द्वारा थैली जैसी रचना होती है और इसका निर्माण गोल्जिकाय में होता है। लाइसोसोम में सभी प्रकार के जल अपघटीय एंजाइम, हाइड्रोलेजेज, लाइपेज, प्रोटीएज और कार्बोहाइड्रेज मिलते हैं, जो ये अम्लीय परिस्थिति में सर्वाधिक सक्रिय होते हैं। ये एंजाइम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लियक अम्ल आदि को पाचन में सक्षम है। इसे इसलिए सुसाइडल वेसिलस बोलते हैं। यह कोई भी कोशिका में काम नहीं करेगा, उसके ऊपर जाएगा, अटैक करेगा, उसको खा जाएगा। या कोशिका को सफाई करने का काम भी लाइसोसोम करता है। लवक, तो लवक यहाँ पर 3 भागों में बांटा गया है। यह केवल पादप कोशिका में होता है लवक, जिसको अब इंग्लिश में बोलते हैं प्लास्टिड। तो यह पादप कोशिका में ही होता है और इसको कितने भागों में? 3 भागों में। हरित लवक, अवर्णी लवक, वर्णी लवक। हरित लवक, वर्णी लवक, वर्णी लवक। क्लोरोप्लास्ट जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक को ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट, याद रखिएगा। क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट यह हरा रंग का होता है। कहा है इतना हंसी होता है? नाइट्रस ऑक्साइड सुनने बड़ा। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है यह क्या करता है? हरा रंग का होता है और इसके अंदर एक हरे रंग का पदार्थ होता है जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल। सुना बड़ा? क्लोरोफिल सुना नाम आ रहा है नज़र। क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियां जो होती है अपनी पत्तियों का हरा रंग होता है और इसके कारण ही पत्तियां अपना प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस करती है, जिससे पत्तियां अपना भोजन बनाती है। इसी की सहायता से पौधा अपना प्रकाश संश्लेषण करता है और भोजन बनाता है। ठीक ना। तो पादप का रसोई घर भी कहा जाता है किसको? हरित लवक को, क्लोरोप्लास्ट को।
ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? तो यह रंगहीन होता है। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? रंगहीन होता है। और उन पौधों के उन भागों में कोशिकाओं में पाया जाता है जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता है, जैसे जड़ हो गया, भूमि के नीचे वाला तना हो गया। और इस जो होता है ल्यूकोप्लास्ट, ये क्या करता है? भोजन का संग्रह करता है। क्या करता है? भोजन को अपने पास रखता है, भोजन को बचा कर रखता है। और क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? तो यह रंगीन लवक होता है। क्रोमोप्लास्ट के द्वारा ही देखोगे कि फूल जो होता है अलग अलग कलर के खिलते हैं। किसके कारण होता है? क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट एक जो डिजिटल सामान होता है, डिजिटल वाला, जैसे मोबाइल हो गया, कैमरा हो गया, ये सब के लिए क्रोमा बाजार होता है। क्रोमा, एप्पल का आईफोन हो गया, ये सब एसेसरीज लेने के लिए एक क्रोमा खुला होता है। तो उसमें अलग अलग रंगीन बताए, याद रखिए कि उसमें रंगीन बहुत सारे सामान मिलते हैं। कैमरा हो गया, मोबाइल हो गया, बहुत अलग अलग रंगीन प्रकार के। तो याद रखिएगा कि क्रोमा प्लास्ट जो होता है ये क्या होता है? रंगीन लवक होता है, जो लाल, पीला और नारंगी रंग देता है। पौधे के रंगीन भाग जैसे पुष्प हो गया, फलवती हो गया या बीज, सब में पाया जाता है कौन? वर्णी लवक। वर्णी लवक के उदाहरण है जैसे टमाटर लाल होता है, किसके कारण होता है? क्योंकि इसमें पाया जाता है क्या? क्रोमोप्लास्ट। और क्रोमोप्लास्ट में कौन? लाइकोपिन। लाइकोपिन के कारण ही क्या होता है? टमाटर लाल होता है। गाजर में कैरोटीन होता है और इसी कारण गाजर का रंग लाल। चुकंदर में विटामिन होता है, विटामिन ना विटामिन। वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक जो होता है फाइकोसाइनिन होता है। वनस्पति जो होता है, पेड़ पौधा, उसको पराबैंगनी किरणों से बचाने का काम कौन करता है? फाइकोसाइनिन। जिससे हमारी बॉडी को भी पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट रे से बचाने का काम करता है कौन? ओजोन लेयर। ओजोन लेयर कहाँ पर है? एटमॉस्फेयर के ऊपर। सुनो, ओजोन लेयर, ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन का फार्मूला कोई पूछेगा तो कितना हो जाता है? O3, ओजोन। और ओजोन लेयर जो होता है अल्ट्रावायलेट रे, यूवी रे से हमें क्या करता है? बचाने का काम करता है। अगर ये नहीं होगा तो स्किन कैंसर बहुत जल्दी हो जाएगा लोगों को, आंखों से कम दिखाई देने लगेगा। एक याद रखिएगा इसी तरीके से कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 16 सितंबर। ओजोन दिवस पूछता है बार बार, कब मनाया जाता है? 16 सितंबर, ताकि हम ओजोन लेयर को सुरक्षित कर पाएँ। क्योंकि ये खराब होता है ओजोन लेयर जो होता है हमारा CFC से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। ये कहाँ से निकलता है? तो AC हो गया, फ्रीज हो गया, उन सब से निकलता है हमारा CFC। और इसी से हमारा खराब कौन होगा? ओजोन लेयर। और ओजोन लेयर अगर ख़राब होगा तो आपकी बॉडी पर अल्ट्रावायलेट रे आएगी, जिससे स्किन कैंसर का खतरा जो होता है बढ़ जाता है। ठीक है। काला लोग जो होता है, याद रखिएगा कि काला लोग जो होता है अल्ट्रावायलेट रे को अधिकतर सूखने की क्षमता होती है उनमें, जबकि जो गोरे होते हैं अल्ट्रावायलेट रे इतना सह नहीं पाएंगे। ठीक है। 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन दिवस। याद रखिएगा, ओ मतलब होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 8, और इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 16। तो याद रखिएगा 16 सितंबर ओजोन दिवस। ओजोन क्या करता है? अल्ट्रावायलेट किरणों से हमें सुरक्षा प्रदान करता है। वहीं बताया जाएगा कि वनस्पतियों में, पेड़ों में कौन रक्षा करता है? तो फाइकोसाइनिन। ओजोन लेयर से, अल्ट्रावायलेट रे से कौन रक्षा करता है? फाइकोसाइनिन। एक याद रखिएगा, हीमोसाइनिन के कारण ऑक्टोपस का जो ब्लड होता है किस कलर का होता है? ऑक्टोपस का ब्लड जो होता है नीला कलर का होता है। किसके? हीमोसाइनिन के कारण। और हमारा ब्लड जो होता है रेड होता है, किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। हम अपने ब्लड को कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं? 2, एक सॉलिड और एक लिक्विड। एक सॉलिड और लिक्विड। सॉलिड पार्ट में कौन कौन से आ जाएगा? RBC, WBC, प्लेटलेट्स। लिक्विड में आ जाएगा हमारा प्लाज्मा। अब मन नहीं करता है ना हो। 10, 11 राजधानी और केंद्रक। आगे चलिए और DNA तक हम पढ़ेंगे। राजधानी, केंद्रक, DNA, RNA कल हम लोग कंप्लीट करेंगे, और सेल डिवीजन भी। ठीक है। 3 चीज़, केंद्रक,
राजधानी, आरएनए, डीएनए और कोशिका विभाजन, ये तीनों को बायोलॉजी में हम कल कंप्लीट करने वाले हैं। और उसके बाद कल से जो होगा पॉलिटी भी स्टार्ट किया जाएगा। क्या होगा? पॉलिटी का एक पेज स्टार्ट किया जाएगा।